हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ पॉलिटिकल साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के जो रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर मैं बोलूँ तो वो सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के ट्रिक्स वीडियो है, वहां पे आप राष्ट्रपति के आर्टिकल है वो आप देख सकते हो। बहुत ही इजी छोटी सी ट्रिक थी उसमें deanstrick.com, और उसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैंने छोटी सी एक 5 मिनट की वीडियो थी उसके अंदर सारे अपलोड किए हैं, सब अच्छे से समझाया है। तो अगर ये नहीं देखा आपने तो इस वीडियो से पहले आप वहां जाकर के उस ट्रिक की जो वीडियो है राष्ट्रपति के आर्टिकल की वो जरूर देखें। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी इसकी शक्तियां हैं, इसकी शर्त है, योग्यता है, वो सारी चीजें हम आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसको पूरा राष्ट्रपति को शॉर्ट में न पढ़ करके हम राष्ट्रपति को पूरा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल साइंस को हम एकदम अच्छे से क्लियरली उसको पढ़ेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत वहां पे नहीं हो। तो देखो, राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है जो मैं पहले आपको बता चुकी। अब राष्ट्रपति को क्या क्या बोला जाता है, जैसे अपने को पता है कि हमारे संविधान के अंदर अगर हम संवैधानिक प्रमुख की बात करें, हम अपने संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। जैसे कि ब्रिटिश में जो ब्रिटिश सम्राट होता है, जैसे वहां पे सम्राट की जो पोजीशन होती है, वैसे ही हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद है वो माना जाता है। हमारा राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख बोल सकते हैं, वैधानिक प्रमुख हम बोल सकते हैं। तो कानून के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान जो भारत में है वो है राष्ट्रपति का। तो हमारे राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश सम्राट के समान ही होता है। बस ब्रिटिश सम्राट और हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक अंतर होता है कि ब्रिटिश सम्राट जो है उसका पद तो होता है वंशानुगत तरीके से, उसके अंदर जो राजा बनता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति है उसका हम चुनाव करते हैं, हम उनको निर्वाचित करते हैं, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रपति को एक तो वैधानिक प्रमुख बोला जाता है, उसको भारत के जो अन्य जो राज्य हैं उन राज्यों का प्रमुख भी बोला जाता है, या भारत एक जो राज्य है, राज्यों का संघ भारत है, उस राज्य का प्रमुख है वो, भारत राज्य का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन, राष्ट्रपति। तो ये जो 3-4 चीजें हैं वो अपने को राष्ट्रपति के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत जो राष्ट्रपति है वो हमारे भारत के अंदर जो रक्षा सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो राष्ट्रपति रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब देखो, इस राष्ट्रपति पद के लिए कई योग्यताएं हैं वो भी निर्धारित की गई है। देखो, राष्ट्रपति के लिए अलग योग्यता है, प्रधानमंत्री के लिए अलग योग्यता है, इस टाइप से अलग अलग पद के लिए अलग अलग, जैसे पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं वहां पे उनके पद की अलग योग्यता निर्धारित की गई है। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली बात तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यता ये जो है वो आर्टिकल 58 में है। उसके पद की अगर हम बात करें तो फिर इसकी योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी होनी चाहिए। इसके बाद वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भी रखनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में वो लाभ के पद पर न हो, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कि उस जो राष्ट्रपति है उस पद की कुछ शर्तें भी होती हैं। देखो, लाभ के पद का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करे, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करे, तो किसी अन्य पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए जहां से उसको कोई सैलरी प्राप्त हो रही हो, किसी तरह से उसकी कोई इनकम हो, तो किसी और लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। एक टाइम में वो एक ही पद को ग्रहण करेगा जो कि राष्ट्रपति का होगा। अगर वो मान लो कि किसी लाभ के पद पे अगर है तो जब वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा उस समय से उसका जो दूसरा लाभ का पद है वो निरस्त माना जाता है। अब देखो, उसके पद की शर्तें भी कुछ होती है और इस शर्तों के बारे में आर्टिकल 59 में बताया गया है। इसके पद की शर्तें होती है कि वो सदन का सदस्य नहीं हो। सदन का सदस्य मतलब न तो राज्यसभा का, न ही वो लोकसभा का, किसी भी सदन का वो सदस्य है वो नहीं होना चाहिए।
मतलब अगर वो किसी सदन का मान लो सदस्य है भी, तो वही बात है कि राष्ट्रपति का जैसे ही निर्वाचन हो जाता है, जैसे ही वो अपने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर लेता है, उसी ग्रहण की तारीख से उसकी जो सदस्यता है, किसी भी सदन की जो सदस्यता है वो निरस्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, अपने आप ही उसको समाप्त समझ लिया जाता है। वापस से रिपीट हो रहा है कि किसी लाभ के पद पर नहीं हो, अगर होगा तो वो कोई पद धारण भी नहीं कर सकता और किसी पद पे होना भी नहीं चाहिए। अगर वो होगा तो वो पद है वो अपने आप ही राष्ट्रपति के निर्वाचन के साथ ही खत्म हो जाएगा। अब देखो एक बात है कि पदावधि में उसके वेतन भत्ते कम नहीं होंगे। मतलब कि जैसे राष्ट्रपति जिस टाइम उसका निर्वाचन हुआ, उस पदावधि के दौरान उसको जो वेतन और भत्ते जो दिए गए हैं, उन वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। बढ़ोतरी कितने भी कर दो, बढ़ोतरी हो भी ना, मान लो किसी कारण से अगर उसके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो कमी कहीं पर भी उसके वेतन में भत्तों में नहीं की जाएगी। और राष्ट्रपति है उसको शासकीय निवास स्थान, मतलब उसको अपना एक आवास स्थान है वो शासन की तरफ से प्रदान किया जाता है, सरकार की तरफ से। हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपना एक निवास स्थान है वो प्रशासन उसको प्रदान करता है। तो वो अपने उस शासकीय जो निवास स्थान है, मतलब जो प्रशासन ने उसे दिया है, उसका वो उपयोग करने का हकदार होगा। और उसका शासकीय निवास कहाँ पे है? रायसीना की पहाड़ी, जो कि दिल्ली के अंदर है, वहां पे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का शासकीय निवास स्थान है वो वहां पे है। इसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो कार्यकाल है वो आर्टिकल 56 में है। और कार्यकाल उसका कितना है? जब वो पद ग्रहण करता है, मतलब जिस टाइम उसका निर्वाचन की तारीख उसमें नहीं ली जाती, जिस टाइम वो शपथ ग्रहण करता है, जिस टाइम वो पद ग्रहण करता है, वहां से 5 वर्ष तक वो कार्यकाल को अपने कंटिन्यू रखता है। मतलब उसका कार्यकाल हुआ अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। अब वो पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होता है, मतलब एक राष्ट्रपति को दोबारा से भी राष्ट्रपति है वो हम निर्वाचित कर सकते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति वो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकता है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, वो पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होता है। तो यहाँ पे ये कोई शर्त नहीं है यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए कि वो एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार बनेगा, कितनी भी बार वो बन सकता है। राष्ट्रपति है वो अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। और इसकी जो सूचना है, मतलब मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ, इसकी सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को जरूर भेजेगा। और अगर टाइम से पहले ही, मतलब इस 5 वर्ष से पहले ही अगर राष्ट्रपति को पदच्युत करना है, तो उसको पदच्युत करने की जो विधि है वो है महाभियोग की विधि। और ये जो आर्टिकल 61 है महाभियोग का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। और एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ गया है कि एक राष्ट्रपति है उसको पदच्युत करना है, तो महाभियोग का आधार क्या होगा या उसको पदच्युत करने का आधार क्या होगा? वो है संविधान का अतिक्रमण। इसके अलावा किसी और तरीके से उसको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये है अपना राष्ट्रपति से रिलेटेड इतनी बातें, जहाँ पे उसकी शर्त, उसके जो योग्यता है, उसके जो पद के बारे में है, वो सारी चीजें आ गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 54 में दिया गया है। और इसका निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। मतलब एक निर्वाचक मंडल है वो उसको तय कर दिया जाता है आर्टिकल 54 के अंतर्गत। तो उसका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। लेकिन इसका निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? एक तो जो संसद है उसके दोनों सदन, जैसे राज्यसभा लोकसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते। जैसे कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान से बात को सुनना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो संसद के हो। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। और देखो राज्य की जो विधान, संसद के तो मैंने दोनों सदन बताए हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन राज्यों के अंदर क्या है? ओनली जो विधानसभा है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल मात्र वो ही निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। तो एक तो हो गए राज्यसभा लोकसभा या दोनों सदन, तो उनके निर्वाचित सदस्य हैं। एक राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये लोग भाग लेते हैं। और देखो संघ शासित जो प्रदेश है,
अब तो 8 हो गए संघ शासित प्रदेश, लेकिन उन संघ शासित प्रदेशों में एक तो दिल्ली और एक ये जो पांडिचेरी है, इसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संघ शासित अगर बोले तो दिल्ली और पांडिचेरी। विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जाते हैं कि कौन भाग नहीं लेता, ये 3 दे देंगे और एक कोई मनोनीत सदस्य दे देगा या फिर कोई दूसरा संघ शासित प्रदेश का नाम दे देगा। क्वेश्चन आएगा कि कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये भी देगा, दिल्ली पांडिचेरी के भी देंगे, हो सकता है विधान परिषद का नाम दे दे, कहीं पे मनोनीत सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों नाम दे दे। तो ध्यान रखना है, मनोनीत भाग है वो नहीं लेते, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी। फिर बात आती है इसके निर्वाचन का तरीका। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके निर्वाचन की जो पद्धति है बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये पद्धति, तो वो कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आपको ध्यान रखना है, ये इसके निर्वाचन का तरीका होता है। चुनाव कोटा की अगर हम बात करें, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इतनी बार नहीं आए हैं, एक बार क्वेश्चन आया था शायद, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि इसके चुनाव का कोटा क्या होता है। चुनाव का कोटा देखो, कुल डाले गए वैध मत, मतलब जितने भी मत आए हैं वो मत आ जाएंगे ऊपर। नीचे आ जाएगा 1 + 1 मीन्स 2 और +1 है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप से चुनाव कोटा निकाला जाता है। देखो, प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक जो निर्वाचित सदस्य उनके मत मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसमें वरीयता से मत है वो दिए जाते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति एक को ही यहाँ पे वोट देता है। जैसे कोई जो सदस्य है, सदन का सदस्य मान लो, या विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है उसको मान लो, तो वो एक को वोट नहीं देता, जैसे अपनी वरीयता के हिसाब से वो चुनाव करता है। मान लो 5 व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, तो उन 5 में से वो अपनी वरीयता का चुनाव करेगा कि मैं 1 नंबर पे इसको रखता हूँ, 2 नंबर पे इसे, 3 नंबर पे इसे। वो अपने 5 जो वोट है वो अलग अलग वरीयता के हिसाब से वो देता है। एक वोट है वो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। आगे अगर हम बात करें प्रत्येक राज्य के जो निर्वाचक मत का जो मूल्य है उसको हम अगर निकालते हैं, प्रत्येक राज्य की बात कर रही हूं मैं, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या आ जाएगी। फिर नीचे आ जाएगा उस राज्य की जो विधानसभा है उसके कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की, मनोनीत नहीं, राज्य की कुल जनसंख्या। उसके नीचे आ जाएगी विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या इंटू 1/1000। तो ये आ जाएगा। फिर इस प्रकार से राज्य के जो निर्वाचक मत है उसका मूल्य निकाल लिया जाएगा। 1/1000 है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की, वो तो था राज्य की, अब बात करते हैं संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य। तो ये क्या होता है? देखो, विधानसभा के सभी सदस्यों के मत की संख्या, पहली बात तो आएगा विधानसभा के जितने भी सदस्य, सारे राज्यों की विधानसभा, उन सभी सदस्यों के मतों की संख्या। फिर नीचे आ जाएगी संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या। तो इस प्रकार से ये जो है वो निकल जाएगा संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इनके चुनाव के इनके बारे में ये बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन देखो कैसे आएगा कि अगर कोई राज्य है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देखो भाग लेते हैं, अगर किसी राज्य में विधानसभा उस टाइम भंग हो, कई बार होता है कि विधानसभा भंग होती है, तो पूछा जा सकता है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव उस विधानसभा के सत्र में आने के बाद होगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव है वो अपने समय पर ही होगा, चाहे किसी राज्य की विधानसभा भंग हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर विधानसभा भंग हो रही है तो भंग हो, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है वो अपने तय समय पर ही होगा। जिस टाइम इसका टाइम फिक्स किया हुआ है उस टाइम ही राष्ट्रपति का चुनाव है वो होगा। अब देखो, उम्मीदवार है वो ऐसे ही खड़े नहीं हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। उम्मीदवार है वो किस प्रकार से उनका प्रस्ताव रखा जाता है? देखो, कोई उम्मीदवार है, उसका प्रस्ताव है वो 50 निर्वाचकों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, अनुमोदन भी 50 निर्वाचकों के द्वारा उसको मिलना चाहिए, और जमानत राशि है वो 15,000 है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को भरनी होती है। तो ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए शर्तें होती है कि उसको क्या क्या करना होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, देखो अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर दिया हुआ है।
मैंने आपको पहले मैं बता रही हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, ये आर्टिकल है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। तो एक बार आप उस प्ले लिस्ट में ये जो आर्टिकल है वो आप वापस से देख लीजिए, ताकि आर्टिकल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बहुत इजी सी, सिर्फ 4 से 5 मिनट की वो वीडियो बनी है, और उस वीडियो में आपको सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के याद हो रहे हैं। तो जरूर प्ले लिस्ट में ट्रिक्स वीडियो है, उसमें आप इसको देखिए। तो इसकी जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर है, और इसको शपथ कौन ग्रहण करवाता है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट का SC का जो न्यायाधीश है, वो इसको शपथ है वो दिलाता है। मान लो अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित हो, किसी वजह से वो मान लो नहीं है, छुट्टी पे हो, तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वहां पे उस SC का, उस सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके समक्ष वो पद की शपथ है वो लेता है। अब वही बात वापस से महाभियोग की अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया महाभियोग अब वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पे होता है, आर्टिकल 61 में है। लेकिन ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है, क्योंकि इसके चुनाव में दोनों सदनों ने भाग लिया है, तो किसी भी सदन में इसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में दोनों ने भाग लिया है, तो किसी भी सदन में आ सकता है। इसके बाद में अगर प्रस्ताव हम बता रहे हैं जैसे किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन ये जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में जब लाया जाएगा तो उस सदन के जो 1/4 सदस्य हैं उनके द्वारा वो हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब जो प्रस्ताव है उस पे उस सदन, मान लो राज्यसभा में महाभियोग लाया जा रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध। अब राष्ट्रपति की जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 1/4 सदस्य के द्वारा वो हस्ताक्षरित है वो होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना भी दी जानी बहुत जरूरी है। कोई भी महाभियोग जब लेके आए किसी भी सदन में तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी है। और ये पारित कैसे होता है? मान लो इस 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होकर राज्यसभा में अनुमोदन मिल गया, राज्यसभा में वो महाभियोग ले आए, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना भी दे दी। अब राज्यसभा के अंदर जो 2/3 सदस्य हैं, अगर वो इस बात को मान लेते हैं, वो उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो फिर ये जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में भी अगर 2/3 सदस्य उस बात को मान लेते हैं, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं या प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो उस पारित होने की तारीख से ही राष्ट्रपति है और उस राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति का पद है वो वहां पे समाप्त हो जाता है। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है राष्ट्रपति के महाभियोग या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने से संबंधित। तो दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जो महाभियोग है, चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसको बोली जा सकती है, आपको ध्यान से इस चीज को पढ़ना है, ये वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। चुनाव जब राष्ट्रपति का हुआ था उसमें विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन महाभियोग जब चलाया जाएगा, जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जा रहा है, वहां पे विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। और न ही मैं बोलूंगी जो दिल्ली या जो पांडिचेरी है, जो संघ शासित जो क्षेत्र हैं, उनके सदस्य भी इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है? केवल जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसके सारे सदस्य, मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी, उन दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, अतिरिक्त कोई भी नहीं लेता। न दिल्ली पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं और न ही विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब मान लो अगर किसी राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है, तो अगर कोई पद बाई चांस रिक्त हो जाए, मान लो मृत्यु हो जाए या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, मतलब अपना पद है वो छोड़ दे, तो इस प्रकार से, या फिर मान लो महाभियोग पारित हो जाए, राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो अगर उसका पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी होते हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उसके 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवा दिए जाएं। और अगर पद रिक्त हो गया और उसके बाद में चुनाव किसी व्यक्ति का हो गया, मान लो किसी व्यक्ति को निर्वाचित भी कर लिया गया है, तो वो अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्य पूरा करेगा। 5 वर्ष तक अपने कार्य को वो पूर्ण करेगा। ये नहीं कि शेष अवधि के लिए। क्वेश्चन आता है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति पद पर रिक्त निर्वाचित व्यक्ति कब तक अपने पद को ग्रहण रखता है, पद को ग्रहण किए हुए रहता है, शेष अवधि तक नहीं रहता, वो पूरे पद ग्रहण से 5 वर्ष तक कार्य को ग्रहण करता है।
और जब तक राष्ट्रपति मान लो उसका पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस राष्ट्रपति के कार्य को करता है कौन? उपराष्ट्रपति। और मान लो अगर उपराष्ट्रपति का पद भी अगर खाली हो बाय चांस, तो जब एससी का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के पद को संभालता है। और अगर ये जो मुख्य न्यायाधीश है इसका पद भी अगर रिक्त है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट में वो इस पद को संभालता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पद को संभाला जाता है। और एक बात और, जब मान लो कोई उपराष्ट्रपति या एससी का मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश इस राष्ट्रपति के पद को संभाल रहा है तो राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई थी, वो उन सारी सुविधाओं का, उन सारे वेतन भत्तों का प्रयोग या उपयोग है वो राष्ट्रपति उस पद के दौरान जो कार्यवाहक होगा वो करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो उन राष्ट्रपति के सभी पदों का उपयोग है वो करेगा। और एक बार ऐसी स्थिति आई भी थी 1969 में। 1969 के अंदर जो राष्ट्रपति का पद भी रिक्त था, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त था। और उस टाइम जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के हिदायतुल्ला, तो उन्होंने इस कार्यभार को संभाला था। जो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और जितने भी इसके विशेषाधिकार थे उन सबको उन्होंने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की हमारी जो वीडियो है वो इस एक में कंप्लीट नहीं होने वाली। हमें राष्ट्रपति की शक्तियां भी पढ़नी है और राष्ट्रपति की जितने भी राष्ट्रपति अब तक बने हैं उन राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इस राष्ट्रपति के बाद में कौन बना। कंटिन्यू कोई 4 राष्ट्रपति के नाम मतलब हमें बताने हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये, और वो मैं बहुत इजीली आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद करवाऊंगी। सारे राष्ट्रपति को ट्रिक के माध्यम से इजीली सिर्फ 2 मिनट में आपको सारे राष्ट्रपति है वो कंटिन्यू याद हो जाएंगे। तो आप राष्ट्रपति का जो पार्ट 2 वीडियो है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारे राष्ट्रपति 2 मिनट में आपको चुटकियों से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, बाय।